नमस्कार आप सभी को। स्वयं के कोर्स हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा में आप सभी का स्वागत है। मॉड्यूल 1 भाषाई परिचय एवं हिंदी भाषा के लेक्चर व्याख्यान संख्या 5 जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। इस शीर्षक के अंतर्गत जिस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। परिचय, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का नामकरण और निष्कर्ष। उद्भव एवं विकास, किस प्रकार से हिंदी भाषा जो आज हमारे समक्ष है, जिसको हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, पुस्तकों में देखते हैं, जिसके माध्यम से संप्रेषण करते हैं, उसका कैसे उद्भव हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, पहले किस तरह की स्थिति में थी, किस तरह के शब्द, किस तरह के अक्षर, वर्णों की बात होती थी और आज जो हमारे सामने हिंदी भाषा है, हिंदी के शब्द हैं, वो किस तरह से आए हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की जो यात्रा है वो आरंभ इसका संस्कृत से होता है, जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए अपने मूल रूप को प्राप्त करती है। तात्पर्य कि इसका जो विकास और उद्भव है वो शुरुआत, जो जड़ कह सकते हैं, वो संस्कृत भाषा है, जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए जो उसका मूल रूप है, तब उसने उसको प्राप्त किया है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी भाषा का विकास शुरू होता है। 11वीं सदी से अपनी यात्रा आरंभ कर आज हिंदी हमारे सामने जिस रूप में है उससे हम सभी परिचित हैं। प्रारंभ में हिंदी का वह रूप जो अपभ्रंश से विकसित होकर हमारे समक्ष आया, वो प्राकृत अपभ्रंश की शब्दावली से ओतप्रोत था। प्रारंभ में जो हिंदी का रूप हम लोग देखते आए हैं वो अपभ्रंश से विकसित था और कहीं ना कहीं प्राकृत अपभ्रंश की जो शब्दावली थी उससे उसने बहुत सारी चीजों को लिया था। धीरे धीरे हिंदी के इस रूप का विकास हुआ और आगे चलकर विभिन्न बोलियां विकसित हुईं या उसकी बोलियां विकसित हुईं। हिंदी भाषा के विकास में हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व योगदान रहा है। जो हिंदी भाषा का जो विकास, शुरुआत, प्रारंभ जो संस्कृत से मानते हैं और पाली प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश से होते हुए अपने मूल रूप को जो हिंदी प्राप्त हुई है, उसके विकास में जो हिंदी साहित्य है उसने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उसके योगदान को हम लोग बिल्कुल भी भुला नहीं सकते हैं या अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रथम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय रहा है 1500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत आदि। मध्य भारतीय आर्य भाषाएं जो दूसरी श्रेणी में है, दूसरी वर्ग में है, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आती हैं। तीसरे वर्ग में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से आज तक, हिंदी, बंगाली, मराठी आदि। तो इस प्रकार से जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है वो 3 वर्गों से हुआ है। सर्वप्रथम थी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें संस्कृत थी, मध्य भारतीय आर्य भाषा जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश थी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हिंदी, बंगाली, मराठी। इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की सर्वप्रथम संस्कृत से होते हुए 3 पड़ावों के बाद हमारे समक्ष हिंदी, जिसपे आज हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे समक्ष संस्कृत के बाद पाली के रूप में आई, पाली के बाद
प्राकृत भाषा के रूप में और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा के रूप में, कि कई शब्दों का पाली जो थी वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थी। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध काल में पाली भाषा को के रूप उसी रूप बौद्ध काल की ही भाषा के रूप में पाली भाषा को जाना जाता है और उसी कहीं न कहीं उसी के समक्ष या उसकी कुछ बात प्राकृत जो प्राकृतिक से संबंधित है, जो प्राकृतिक वस्तुओं को संबोधित करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका प्राकृत में है। और अपभ्रंश जो शब्दों का रूप परिवर्तित हो गया है ना, वो आपका अपभ्रंश और फिर हमारे समक्ष हिंदी भाषा प्रस्तुत होती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी भी एक मुख्य भाषा है। अपभ्रंश और हिंदी के मध्य की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट नाम देते हैं, तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्ति लता में मिलता है। भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी एक मुख्य भाषा है और अपभ्रंश और हिंदी के मध्य की कड़ी के रूप में भाषा का एक रूप और प्राप्त होता है जिसको कि क्या नाम दे रहे हैं, अवहट्ट। और इसका सबसे पहले उल्लेख जो है, स्पष्ट रूप से उल्लेख वो विद्यापति की कीर्ति लता में मिलता है। देसी बैना सब जन मीठा, ते तैसन जंप ओ अवहटा। विद्यापति द्वारा उनकी कीर्ति लता में ये लिखित है कि देसी बैना सब जन मीठा, कि जो देसी बोली होती है वो सबको मीठी लगती है, लेकिन जब उसका रूप बदलता है, ते तैसन जंपो, जब बदलता है तो हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से ले लेता है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित हैं जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। 7 रूप या भेद हैं अपभ्रंश के और उन्हीं से हमारी जो आज की आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ है। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश इस प्रकार से हैं, जो एक चार्ट दिखाया जा रहा है उनके सामने उनकी जन्मी आधुनिक भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं। अपभ्रंश में शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, प्राचड अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। और जो आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं इन अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, लहदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मराठी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अगर उसके समक्ष जो अपभ्रंश हैं और उसके समक्ष जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इनको देखें तो स्पष्ट होगा कि शौरसेनी अपभ्रंश में हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली आती हैं। मतलब शौरसेनी अपभ्रंश के आज के संदर्भ में जो हम भाषाओं को देखते हैं या सुनते हैं उसमें पश्चिमी हिंदी आ गई। राजस्थान की अगर भाषा की बात करें तो वहाँ के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, हम लोग खड़ी बोली बोल रहे हैं, या ब्रज भाषा का प्रयोग भी आपके मथुरा वगैरह में किया जा रहा है। पैशाची अपभ्रंश में लहदा और पंजाबी भाषा, पैशाची अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में के रूप में परिवर्तित हुआ है वो लहदा और पंजाबी भाषा है। ब्राचड अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय भाषा विकसित हुई है वह सिंधी है। खस अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय भाषा विकसित हुई है पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया भाषा का विकास हुआ।
हिंदी की मूल उत्पत्ति, अगर मूल उत्पत्ति की बात करें, वैसे तो 7 प्रकार के अपभ्रंशों की बात कही गई है, लेकिन मूल रूप से या मुख्य रूप से जहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वो शौरसेनी अपभ्रंश या पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। हिंदी के अंतर्गत उसके ये रूप प्रचलित हैं। पश्चिमी हिंदी, जिसमें आपकी जो भाषाएं आ रही हैं वो ब्रज भाषा, कन्नौजी, कन्नौज में जो भाषा बोलते हैं वो कन्नौजी, झांसी, उरई, जालौन वगैरह की जो भाषा है वो बुंदेली। खड़ी बोली भाषा भी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। बांगरू और राजस्थानी भी आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। तो ये इन भाषाओं को, कुछ भाषाओं को एक निर्धारित कर दिया गया है कि ये पश्चिम हिंदी की भाषाओं हैं, और यहाँ के लोग जो हैं, जो भाषा का बोलेंगे या जिस भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करेंगे विचारों का, वो आपकी इन्हीं ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी भाषा में से ही किसी भाषा के जो जिस स्थान से संबंधित होंगे वो उसी भाषा के माध्यम से अपनी बात को कहेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भाषाएं आती हैं। पहाड़ी प्रदेश की भाषाओं में जो आती हैं वो कुमाऊनी, गढ़वाली। उत्तराखंड वगैरह या और भी हम लोग पहाड़ी देशों की भाषा को अगर देखेंगे, वहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा के माध्यम से ही जब आपस में वो संप्रेषण करते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो इन्हीं भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल रूप से उत्पत्ति हुई है हिंदी की, वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, और उसके वर्तमान में ये रूप प्रचलित है जिस पर अभी हम लोगों ने बात करी है। हिंदी भाषा का विकास 3 कालों में हुआ है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का है। इस काल में अपभ्रंश तथा प्राकृत का प्रभाव हिंदी पर था, और उस समय हिंदी का स्वरूप निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया था। मतलब आदिकाल जो जिसका समय दिया गया है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, इस काल में अपभ्रंश और प्राकृत का प्रभाव हिंदी पर अत्यधिक था, और हिंदी का स्वरूप कुछ भी निश्चित नहीं था या स्पष्ट नहीं हो पाया था। इस काल में मुख्य रूप से हिंदी की वही ध्वनियों का तात्पर्य आपके स्वर और व्यंजन दोनों से होता है। तो वही ध्वनियां और स्वर या व्यंजन, ध्वनियों में स्वर और व्यंजन मिलते हैं जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। कुछ ध्वनियों का अलग से आगम हुआ है, मतलब अत्यधिक वही स्वर और व्यंजन थे जो कि अपभ्रंश में थे, लेकिन कुछ ध्वनियां अलग से आई हैं, कुछ स्वर और व्यंजन अलग से उनको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे अपभ्रंश में ड और द व्यंजन नहीं थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में ये ध्वनियां मिलती हैं। अपभ्रंश काल जो कि आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत से होते हुए आया है, उस समय ड और द व्यंजन नहीं थे, लेकिन जब आदिकाल की हिंदी की बात करते हैं तो वहां पर द से संबंधित व्यंजन है और ड से संबंधित भी व्यंजन है। इनसे संबंधित हम शब्दों का भी निर्माण देखते हैं। इसके अतिरिक्त चा, छा, झा, झा ध्वनियां संस्कृत से अपभ्रंश तक स्पर्श ध्वनियां थीं। मतलब जो चा, छा, जा, झा ध्वनियां थीं वो संस्कृत से आती हुई अपभ्रंश तक पहुंची थीं। ये स्पर्श ध्वनियां थीं, किंतु हिंदी में आकर ये ध्वनियां स्पर्श संघर्षी सी हो गई हैं। हालांकि कुछ विद्वान जो हैं इन्हें स्पर्श ध्वनियां ही मानते हैं। स्पर्श संघर्षी, जो संघर्ष स्पर्श कर रही हैं, और च जब उच्चरित हो रहा है तो वहां पर जीवा स्पर्श करती है, और कहीं ना कहीं संघर्ष के रूप में, तब संघर्ष करने के पश्चात चा, छा, छा जब उच्चरित हो रहा है तो जीवा तालु को स्पर्श कर रही है, तो तालु से उसका संघर्ष हो रहा है और वह ध्वनि वायु के माध्यम से बाहर निकल रही है।
लेकिन कुछ विद्वान इसे केवल स्पर्श ध्वनियां, कि केवल स्पर्श कर रही, कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो आदि काल है वो हमारा 1000 से 1500 ईस्वी तक था, और इसमें कुछ ऐसी ध्वनियां, स्वर और व्यंजन थे जो अपभ्रंश में थे या संस्कृत में नहीं थे, अपभ्रंश काल में नहीं थे, लेकिन आधुनिक हिंदी में या आदि काल में वो हमारे हिंदी की जो ध्वनियां हैं उसमें परिलक्षित होते हैं, और उनके माध्यम से हम लोग शब्दों का भी निर्माण देखते हैं। मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, इस काल में अपभ्रंश का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया था और हिंदी की सभी बोलियां, विशेषकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होने लगी थी। इसमें शब्दांत में मूल व्यंजन के बाद आ का लोप होने लगा, जैसे राम का उच्चारण राम हो गया। न केवल यही, दीर्घ स्वर से संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर में भी अ का लोप होने लगा, जैसे जनता, जनता। अरबी फारसी के प्रभाव से उच्च वर्ग की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ 5 नए व्यंजनों का आगमन हुआ। मतलब जो हमारा 1000 से 1500 ईसा तक का काल था उसमें अपभ्रंश का प्रभाव था थोड़ा, लेकिन मध्यकाल जो 1500 से 1800 तक का है उसमें अपभ्रंश का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया था और हिंदी की सभी बोलियां, विशेषकर ब्रज हो गई, अवधी, खड़ी बोली, ये स्वतंत्र रूप से अपने आप रूप से प्रयुक्त होने लगी थी। इस पर किसी का प्रभाव नहीं रह गया था। कुछ शब्द के अंत में जो मूल व्यंजन के बाद लगते थे उसमें अ का लोप हो गया था, है ना। साथ ही साथ जो दीर्घ स्वर थे उसमें भी अ का लोप होने लगा था और कुछ शब्द अरबी फारसी के, जो उच्च वर्ग की हिंदी थी वहां पर अरबी फारसी के शब्दों को लिया जाने लगा था। मतलब नुक्ता अक्षर, जो वर्ण हमारे हैं, जो ध्वनियां हैं, उसके जो व्यंजन है उनमें नुक्ता के साथ व्यंजन हमारे प्रयुक्त होने लगे थे और उन व्यंजनों के माध्यम से जो शब्दों का निर्माण होता था वहां पर भी नुक्ता का प्रयोग होता था। साधारण रूप से जब उस अरबी फारसी का प्रभाव नहीं था तो का, लेकिन जब नुक्ता लग गया तो क, ख, ख, ग, ग। तो इस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा का विकास हो रहा है वो एक काल से दूसरे काल पहुंचते पहुंचते जो संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी बनी, तो वो कई पड़ावों को पार करते हुए फिर वो आज हमारे सामने आधुनिक रूप से परिलक्षित होती है। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक का समय है। साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां लगभग दब गई। यह बात अलग है कि अपने अपने प्रदेशों में इनका प्रयोग अभी भी जारी है, लेकिन उन पर भी खड़ी बोली का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अरबी फारसी की क, क, ख, ग ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन ज, फ का प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से शिक्षित वर्ग में अ ध्वनि का आगम हुआ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि। आदिकाल से जब मध्यकाल पर आए तो कुछ जो स्वर और व्यंजन थे वो लोप होते गए, अपभ्रंश के भी कुछ स्वर और व्यंजन लोप होते गए और वहां पर अरबी फारसी के ज्यादातर जो व्यंजन थे उसमें का, क, ख, ग का भी प्रयोग होता था। लेकिन जब मध्यकाल से आधुनिक काल में हम लोग प्रवेश करते हैं भाषा के विकास के संदर्भ में, जो कि 1800 ईस्वी से अब तक का समय है, तो वहां पर अरबी फारसी के क, ख और ग ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। ज, फा का प्रयोग अधिक बढ़ गया। मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिनमें अरबी फारसी के ज और फा व्यंजन को लिखा जाता है। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि कॉलोनियल काल के साथ ही यहाँ पर आधुनिक काल आया है।
कई सारी अंग्रेजी कंपनियां यहाँ पर स्थापित हुई या उन कंपनियों ने यहाँ पर स्थापना पूर्ण रूप से लंबे समय तक के लिए यहाँ पर अपना कार्य किया है। तो इस कारण से अंग्रेजी का प्रभाव यहाँ पर अत्यधिक रहा है और अभी भी उसका वर्चस्व है। तो वहाँ के कुछ शब्द वो हमारी हिंदी भाषा में ऐसे सम्मिलित हो गए हैं कि उनको हिंदी से अलग समझना कुछ लोग इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब साधारण भाषा की हम साधारण रूप से हिंदी का प्रयोग जो बोलचाल की भाषा में होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने बोलने में, विचार विनिमय में करते हैं, जो कि वास्तव में हमारे हिंदी के शब्द नहीं हैं। लेकिन उनको वो हमारी आदतों में इस तरह से सम्मिलित हो चुके हैं, हमारी आदत बन गई है कि उन शब्दों का प्रयोग हम लोग अपनी जो हिंदी के शब्द हैं या हिंदी की जो वाक्य रचना करते हैं, उसमें मौखिक रूप से करने के साथ साथ लिखित रूप से भी वहाँ पर हम उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो इस तरह से जो अ ध्वनि थी, जहाँ पर केवल चंद्र की बात होती थी, उस तरह के शब्दों का भी आधुनिक काल में आगम हुआ है, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की देन है। और जो शिक्षित वर्ग थे वो उसका अत्यधिक प्रयोग करते थे। उदाहरण के रूप में डॉक्टर, अगर इसको चंद्र बिंदु हटा दे तो वो आपका डॉक्टर, लेकिन उचित जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, तो डॉक्टर। इसी तरह से हमारी आधुनिक काल जो है वो आदिकाल, मध्यकाल और आज का जो समय है हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में, वो आधुनिक काल है। और उस समय की भाषा या उस समय के जो शब्द प्रयोग होते थे, जिन शब्दों को हम लिखित रूप से साहित्य के संदर्भ में भी देखते थे या जो मौखिक रूप से प्रयोग किया जाता था, तो मौखिक रूप से जो साहित्य था उसको धीरे धीरे लिखित रूप में उसको सुरक्षित किया गया, क्योंकि अगर लिखित रूप में वो चीजें नहीं रहेंगी तो अगली पीढ़ी तक वो हस्तांतरित नहीं हो पाएंगी। तो उसको लिखित रूप से संरक्षित किया गया और उस संरक्षण का ही ये फल है कि हमें पहले की भाषा, पहले के शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसके आधार पर आज आधुनिक काल है, जिससे कि हम लोग आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में अंतर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे शब्द थे जो कि हमारे आदिकाल में उन व्यंजनों का या शब्दों का प्रयोग होता था और उसका रूप कैसे बदलता गया और आज आधुनिक काल में उसका कौन सा रूप हमारे सामने प्रचलित है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के नामकरण की। हिंदी भाषा के नामकरण के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक प्रतीत होता है। हिंदी के नामकरण को इस प्रकार समझ सकते हैं। हमारे देश का आदि नाम आर्यावर्त था, फिर भरत के नाम पर इसे भारत कहने लगे। आज इसे भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया 3 नामों से पुकारा जाता है। हिंद सिंध का ईरानी रूप है। जब ईरानी भारत आए तो उन्होंने इस देश को सिंधु नदी के नाम पर हिंद कहना शुरू कर दिया और हिंद की वस्तुओं को हिंदी। तब हिंदी शब्द व्यापक रूप में प्रयुक्त होता था, जैसे हिंदी आदमी, हिंदी वस्तु, हिंदी भाषा आदि। परंतु कुछ समय बाद यह शब्द दिल्ली के आसपास की भाषा के लिए रूढ़ हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जब अगर इसके हम नामकरण की बात करते हैं तो जो भारत देश है इसका आदि नाम आर्यावर्त था। फिर भरत, राम, लक्ष्मण, भरत जो 3 भाई थे, शत्रुघ्न भी उनके भाई थे, उन्हीं में भरत के नाम पर इसको भारत कहने लगे और आज इसे 3 नामों से हम लोग सभी जानते हैं। हिंद जो हिंदी शब्द की हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी शब्द जो आज हिंदी भाषा के रूप में प्रचलित है, ये सिंध का ईरानी रूप है। जब ईरानी भारत आए तो उन्होंने इस देश को सिंध नदी के नाम पर हिंद कहना शुरू कर दिया। जो सिंध नदी है उसके नाम पर ही हिंद कहने की परंपरा शुरू हुई और हिंद की जो यहाँ की वस्तुएं थीं उनको हिंदी नाम दिया गया। तभी से हिंदी शब्द व्याप्त हो गया। जो भी वस्तुएं थी, व्यक्ति थे, उनके आगे हिंदी शब्द लग जाता था। तो जो
हिंद में जो भाषा बोली जा रही थी, जो जिस भाषा के माध्यम से जो हमारी संस्कृत से, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां से हुए थे, जो उस समय भाषा बोली जा रही थी, उसके पहले भी हिंदी शब्द को जोड़ दिया गया। तब हिंदी शब्द व्यापक रूप में, उस तरह से हमारा जो हिंदी शब्द था वो व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगा। परंतु कुछ समय बाद फिर ये देखने को मिला कि दिल्ली के आसपास की जो भाषा थी वो धीरे धीरे रून होने लगी और हिंदी शब्द पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की समस्त बोलियों की प्रतिनिधि बोली के रूप में प्रयोग होता था। कुछ व्यक्तियों को अपनी भाषा हिंदी के लिए यह विदेशी शब्द हिंदी अच्छा नहीं लगता, वे इसे हिंदी ना कहकर देवनागरी अथवा नागरी भाषा कहते थे। हिंदी शब्द उनको लगा ना कि सिंध से हिंदी शब्द बन रहा है और जो सिंध से हिंद की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो सामग्री है, उसके पहले हिंदी शब्द जोड़ा जा रहा है। इस वजह से, इस कारण से कुछ लोगों ने इसको स्वीकार करना पसंद नहीं किया और इसको अपनी आदत में सम्मिलित नहीं किया। उसके स्थान पर वो देवनागरी या नागरी भाषा कहते थे। ये नाम इसकी देवनागरी के आधार पर ही हुआ है। आज हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इस प्रकार आज हमारी ये हिंदी, देवनागरी और नागरी 3 नामों से पुकारी जाती है। हमें संकुचित दृष्टिकोण को त्याग कर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हिंदी को उसके प्रचलित नाम हिंदी में पुकारना चाहिए। इस तरह से देख सकते हैं कि हिंदी का नामकरण किस प्रकार से हुआ और जो हिंदुस्तान के, भारत देश के लोग थे, उन्होंने इसकी स्वीकार्यता को कैसे समझा और समझने का प्रयास किया। पहले तो वो इस शब्द को स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर धीरे धीरे स्वीकार किया और आज हमारे समक्ष जो है वो एक भाषा के रूप में हिंदी है और इसकी सर्वव्याप्तता हर जगह विद्यमान है। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। वर्तमान खड़ी बोली हिंदी की आदि जननी संस्कृत रही है, जो धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट से होते हुए अपने वर्तमान स्वरूप में प्रयोग की जाती है। किसी भी भाषा पर वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव होता है। हिंदी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हिंदी भाषा में किसी भी भाषा के शब्दों को आत्मसात करने की शक्ति है, जिसका उदाहरण उर्दू, अरबी के शब्दों का हिंदी में प्रयोग देखने को मिलता है और इसी शक्ति से हम उसे संसार की समृद्ध भाषा बना सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि हम लोगों ने इस व्याख्यान में हिंदी के उद्भव और विकास के संबंध में एक लंबी यात्रा तय की है। उस लंबी यात्रा के पश्चात आज हमारे समक्ष जो हिंदी भाषा प्रस्तुत है या हिंदी के जो शब्द प्रस्तुत हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज हमारे समक्ष अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है और इसका विभिन्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर दृष्टिकोण से ये अपनी अलग पहचान बनाए हुए है और हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका भी निभा रही है। और हिंदी में इतना लचीलापन है कि वो चाहे अनचाहे रूप से अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने में समाहित कर लेती है और हम उसको अपने व्यवहारिक रूप से, मौखिक या लिखित रूप में भी उनका प्रयोग इस प्रकार से करने लगते हैं जैसे वो लगता है कि वो हमारे अपने हिंदी के ही शब्द, हिंदी के ही आदि शब्द हैं। वो हमारे अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि कहीं से ये एहसास नहीं होता है कि वो हमारी जो संस्कृत भाषा थी, जिससे एक पड़ाव के बाद हमें हिंदी प्राप्त हुई है, तो वो वहाँ के शब्द नहीं है। तो निष्कर्षतः ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उसके उद्गम और विकास को समझना, उद्भव को समझना और नामकरण के संदर्भ में कि आज जो भाषा हिंदी भाषा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए
और उसकी व्यापकता को बढ़ाना चाहिए। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा। धन्यवाद।